हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका बात कर भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बचाओ, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, जो कि आपके 12th क्लास का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, और आज जो रहेगा इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम देखने वाले, तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं और पूरा बेसिक से ऐसे हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको बताया हमेशा बेसिक्स पढ़ना है, आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादातर हम बेसिक्स वाला पार्ट को कवर करने वाले होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों और शब्दावलियों को भी समझेंगे। ओके, क्लियर है। और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम आराम से कवर करेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, इजी चैप्टर है मैं कहूँगा, और समझने वाला पार्ट इसमें आता है। जो चीज़ें हैं आपके माइंड के अंदर वो थोड़ी और क्लियर करते हैं और आपको केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी और समझ में आने लगेगी अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाता तो। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल चैप्टर रहने वाला होगा। ओके, क्लियर है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो शिव, मुस्कान, रिया? ओके, और कौन कौन आ गए हैं? निकिता, गुड इवनिंग एवरीवन। और कोई लोग फटाफट से यार सभी लोग पहले क्लास में आ जाओ, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड पहले मुझे बताओ कितने लोग आज के टाइम पे, आजकल ये लीव बहुत ज़्यादा ली जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है छुट्टियाँ चल रही हैं क्या? हाँ रिया, शायद आप कल भी नहीं आए थे, वही अल्टरनेट डेज पे आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी बार हो रहा है कि भाई ये कोई नहीं करेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्लासेस कोई मिस नहीं करना है अपने को। ठीक है, लाइव क्लास में आना है। ठीक है, और उम्मीद करो लीव ना लो। ओके, क्लासेस में रहो, नंबर 1 चीज़, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा सीरियस है और उस टाइम पे छुट्टी ले रहा है तो रीज़न या तो ये हो सकता है कि घर पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर वो बीमार है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों चीज़ों से बचो, जितना हो सके बीमार होने से बचो, एंड घर के काम घर वालों को संभालने दो, अपना काम क्या है, पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, वो सारी चीज़ें बात की बात है। ओके, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कि बदलते मौसम में सेहत सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से ख़राब होती है, इतना तो आई थिंक साइंस में हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में। ओके, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे और वेग स्थिरांक क्या होता है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले होंगे, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी आपको बनते हुए दिखते हैं और पूरे चैप्टर में इन शब्दों का उपयोग बार बार होने वाला होगा। ठीक है, तो आज हम इनको मुख्य तौर पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले होंगे। ओके, क्लियर है। लेकिन हाँ, आपको वैसे बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमारा पूरा हो गया। तो अगर आपका कहीं भी किसी भी चैप्टर से कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक से डाउट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है, तो वो आप कभी भी किसी भी क्लास में कमेंट कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, आप कमेंट कर सकते हो। क्लास का टाइम हमारे पास काफ़ी है, 1.5 घंटे की क्लास में बहुत रहती है। आराम से उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, टॉपिक भी पढ़ सकते हो क्लास के अलावा भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, इस टाइम का पूरा यूज़ करो एंड सिलेबस की चिंता मत करना। आगे जैसे कि मैंने कहा था, सिलेबस आपका टाइम पर कवर होगा, विद इन परफेक्ट टाइम। सब कुछ टेस्ट, सिलेबस, हर चीज़ के साथ आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस ये ज़रूरी है कि आप पढ़ते टाइम एक कंसिस्टेंसी शो करना हमेशा। और दूसरी चीज़, मेरे साथ सिर्फ मेरा सिलेबस नहीं, पर आपको अपना सिलेबस अपने अंदर भी कवर करना है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, यहाँ से कुछ भी आएगा मैं सब कर सकता हूँ या सब कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कि क्या था। अच्छा, ये बोले कि डॉक्टर ने मेरे कान का ऑपरेशन करने के लिए कहा था, सीटी स्कैन करवाने के लिए गए थे। ओके ओके ओके, हेलो साहिल, हेलो। ओके, साहिल बोले कि टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स देंगे। तो टेस्ट में आपके पास अब कौन से चैप्टर्स आएंगे? देखो, लास्ट टाइम तक टेस्ट में जो चैप्टर्स आ चुके थे उसके के आगे के चैप्टर्स ही आपके आने वाले हैं। और शायद मैं ये वाला चैप्टर भी मे बी अगर टाइम से कवर हो जाता तो मैं इसको भी दे दूंगा, अदरवाइज इलेक्ट्रो तक आपका पूरा पूरा आएगा। ओके, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। तो अगेन वही वाली बात रहेगा। ओके, अच्छा, शिव बोले हैं कि DSA 10 का क्वेश्चन नंबर CU+/CU वाला बता दीजिए। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है DSA का तो बता दो। ओके, फटाफट से टाइप करके बता दो मुझे जल्दी से, DSA नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, ये 2 चीज़ें मुझे टाइप कर दिया करो। ओके, मुझे हिंट दे दिया करो कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन है। मैं बस थोड़ा चेक कर लेता हूँ जो शिव ने सवाल पूछा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो DSA नंबर 10 कहा है आपने? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, और इसका DSA नंबर 10। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर शिव क्या बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन है? ओके ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है आपको, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, नो डाउट। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ गया मैं।
कल क्लास होगी क्या? नहीं, कल क्लास नहीं होने वाली। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, उसका चिंता मत करना, ठीक है। गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग, कैसे हो? ओके चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पर पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो शिव ने पूछा है इलेक्ट्रो का, और मुझे बताना है कि आप में से कितने बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व किया है, क्योंकि अगर केवल शिव ने पूछा है मतलब औरों ने सॉल्व किया होगा तो फिर बताना फिर आंसर कैसे किया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया, आपको क्वेश्चन में 2 डाटा दिया है। एक तरफ तो क्या है, आपको Cu प्लस है, Cu+2 स्लैश Cu, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, Cu+2 स्लैश Cu का कितना दिया हुआ है, इसका जो विभव है आपको दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, 0.337 वोल्टेज, ये आपको दिया हुआ है नंबर 1। दूसरा आपको दिया हुआ है कौन सा, दूसरा आपको दिया है Cu+2 स्लैश Cu+, इसके लिए आपको दिया हुआ है विभव जो दिया जाएगा कि Cu+2 स्लैश Cu+, इसका जो विभव है वो आपको दिया हुआ है 0.153, 0.153 वोल्ट। अब पूछा है किसके लिए, इसका पूछा गया Cu+ स्लैश Cu, और आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो है आपका Cu+ स्लैश Cu, इसका जो विभव है वो बेसिकली आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो +2 से 0 का आपको पता है, +2 से 1 का पता है, आपको 1 से 0 जाना है। अब ये कैसे करोगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लगता है कैसे किया जा सकता है? किसी को कोई आइडिया, कोई उम्मीद कि जिसने भी इसको सॉल्व किया बताओ भाई। भैया विषम अनुपात वाला क्वेश्चन बताइए, डी ऐसे 10, ये मैंने कर लिया था गिब्स, हाँ गिब्स वाले तरीके से होगा, बिल्कुल सही बताया तरीका, चलो बिल्कुल साहिल आपने किया है, बिल्कुल सही जवाब तरीका है। ओके बताओ भाई, और किसी को? साहिल ने तो सही किया है, ठीक है। देखो ध्यान समझो, हमें पता है, देखो अभिक्रिया क्या हो रही है, पहले अभिक्रिया लिख के देखते हैं ना। यहाँ पर अभिक्रिया ये हो रही है कि आपका जो कॉपर प्लस है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपको कॉपर बनाएगा। क्या ये वाली बात सही है? अपचयन हो रहा है, कॉपर प्लस कॉपर में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कॉपर बना लेगा। अच्छा ऊपर क्या क्या रिएक्शन हो रही है, ऊपर देखो यहाँ पर कॉपर+2 कॉपर में जा रहा है, यानी कॉपर+2 ने कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जिससे कि वो कॉपर बना रहा होगा, सही बात, यही तो रिएक्शन, उसी के लिए तो विभव ये होगा। अच्छा इसके विभव के लिए क्या रिएक्शन होगी, कॉपर+2 कॉपर प्लस में गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया गया होगा, इस प्रकार से, है ना। अच्छा क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये मेरा चलो पहला वाला पार्ट हो गया, ये मेरी दूसरी रिएक्शन हो गई, चलो ये मेरी तीसरी रिएक्शन है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पहले और दूसरे से अगर ये वाली रिएक्शन बनानी तो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों में ऐसा क्या जोड़ा जाए, इनको क्या घटाया जाए, या किसी संख्या से गुणा करके या भाग करके जोड़ा घटाया जाए कि अल्टीमेटली ये वाली रिएक्शन बन जाए, क्या लगता है? कोई आइडिया किसी को कैसे कर सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है, अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं पहली वाली में से दूसरी वाली को अगर माइनस कर दूंगा तो सिंबल बदल जाएंगे। और देखो ध्यान रखना, एरो एक तरीके से बराबर का काम करता है, इक्वल का काम, तो आपको पता है देखो इससे ये कट जाएगा, 2 में से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का Cu+ और प्लस आपका Cu, सही है ना, घटा दे तो ऐसे ही हो। अब माइनस है उस तरफ तो एरो के इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस, बिल्कुल बराबर जैसा, तो अगर एरो के इसको इस तरफ लाओगे तो आपकी ये रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये चीज कैसे फॉलो करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा की, क्योंकि वो ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो हम ऊर्जा संरक्षण की बात करने वाले हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर थर्ड के केस में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी वो इसके घटाव के बराबर होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ΔG होगा थर्ड के लिए वो इक्वल टू क्या होगा, वो होगा ΔG1 माइनस ΔG2, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, सही है। और ΔG कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, कैसे कि ΔG कष्ट होता है माइनस का NF ई सेल, सही है ना। तो क्या मैं इसको हर एक के लिए रख सकता हूँ, चलो रख के देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो बहुत शानदार समीकरण आपको मिलेगा और ये काफी अच्छा पार्ट है। तो माइनस का NF ई सेल थर्ड वाला, तो ये घात मत मान लेना, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का NF ई सेल 1 माइनस का NF ई सेल सेकेंड।
ध्यान रखना स्क्वायर या पावर नहीं है, ये केवल संख्या है। 1 2 3 को दर्शाने के लिए मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं गोला कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे इसके बाद, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें बहुत ही ईजी आप कैंसिल कर सकते हो। एफ हर एक में कैंसिल किया जा सकता है, माइनस माइनस हर जगह पर प्लस हो सकता है, लेकिन एन नहीं कर सकते। हर जगह पर एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो भाई ध्यान से, ये तो होगा आपका थर्ड वाला एन, ये है आपका फर्स्ट के अंदर जो एन था, और ये था आपका सेकंड के अंदर जो एन था। वैल्यूज के आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखो थर्ड के केस में एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू में ई सेल जो आपको ज्ञात करना है थर्ड का, बराबर क्या हो जाएगा। पहले वाले केस में एन की वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, 2 का, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, 2 गुणा ई सेल फर्स्ट वाला, और माइनस ये माने सही, सेकंड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, इस प्रकार से आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 गुणा ई सेल 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0.337 माइनस पहले वाले में क्या है 1 माइनस 0.153, ये ना। ओके, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 4 की असल की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7 और 6। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, 1 इंटू है, क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया, और ये 2 और 5, ये इसका आंसर है 0.521। ओके, ये जो है इसका आपका आंसर बनना चाहिए। हाँ सही है ना आंसर, देख लो भाई, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, चेक कर लो आराम से। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपकी डीएसए का था, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ वो मैंने सही कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने माइनस लिख दिया था, ऑटोमेटिक बात है कि भाई प्लस ही आना था, आगे सही वाली चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है, डन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नो डाउट बिल्कुल सही बता रिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात है अगर कुछ आएगा तो आप मना नहीं कर सकते, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और क्वेश्चन कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, आई डोंट थिंक कि मुश्किल क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, और किसी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट कर देना, पर डीएसए नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर बता दो, ठीक है। और अभी पहले हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर लें, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर था पहले इसको स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन रहेगा फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब चलो थोड़ा सा हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, जो कि हमारा आपका रासायनिक बलगतिकी, है ना। देखो रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, इसमें पहली बात तो पढ़ा क्या जाता है वो समझो पहले थोड़ा, ठीक है। रासायनिक से मतलब होता है हमारा रसायन अभिक्रिया, यानी मेरी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक से मतलब होता है मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया, और बलगतिकी का मतलब होता है काइनेटिक्स, यानी कि जहां पर आप गति का अध्ययन करते हो। बलगतिकी मतलब क्या होता है आपके पास, जहां पर आप गति का अध्ययन करते हो, ठीक है। यानी कि रासायनिक बलगतिकी क्या होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं की गति यानी उनके वेग का अध्ययन करते हो, उनकी स्पीड देखते हो कि भाई कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, उसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो बेसिकली आपकी रासायनिक बलगतिकी कहलाई जाती है, पहली चीज़ तो। ओके, सबसे पहली बात तो यहीं पर आती है, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास ये आता है, सिंपल सी बात है, वो ध्यान दो, जब हम बात करते हैं गति का, वेग का, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम जो शब्द लेके चलते हैं वो होता है आपका दर। दर यानी कि आपका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेट, ठीक है। और दर को आप क्या बोलते हो, वेग भी कहते हो। तो पहली बात तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि दर या वेग में अंतर तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं है, एक ही चीज़ होती है, दर और वेग एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि भाई आप गति निकाल सकते हो, स्पीड कैसे निकालते हो, जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स में, स्पीड निकालते हो, कैसे निकालते हो कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय,
तो दूरी बटे समय को आप चाल बोलते हो ना, या वेग कहते हो, विस्थापन बटे समय। सेम अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अभिक्रिया हो रही है। तो सपोज करते हैं जैसे कि मेरे पास अभिक्रिया हो रही है, ए हमारा अभिकारक है, रिएक्शन करके आपका बी आपका उत्पाद बना रहा है, ठीक है। अब भाई अगर एक समय के साथ देखा जाएगा तो शुरुआत में t = 0 पर ए की कुछ ना कुछ मात्रा हमारे पास होगी। सपोज को तो मान लो a1 है, या चलो इनिशियली बोले तो ai बोल देते हैं, और ये आपका 0 होगा। शुरुआत में तो उत्पाद बनता ही नहीं है ना, शुरुआत में हमारे पास अभिक्रिया में केवल अभिकारक होता है, उत्पाद तो धीरे धीरे करके बनेगा जैसे जैसे आप रिएक्शन आगे चलेगी। अब मान लो किसी t समय पर क्या होता है, ये आपका मान लो a फाइनल आ गया, अंतिम, अभी तक हम यहाँ तक काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, मान लो आपका b बन गई, या चलो हम इसे बोलते हैं मान लो आपका ये x वैल्यू आपकी बन चुकी है, x आपका उत्पाद बना है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि भाई इतने समय में परिवर्तन क्या हुआ, इतने समय में परिवर्तन होता है हमारे पास सांद्रता में, कि हमारे पास कितनी मात्रा ए की शुरुआत में थी, अभी कितनी बची है। तो जो परिवर्तन होता है अभिकारक की मात्रा में, ये जो परिवर्तन हुआ उत्पाद की मात्रा में, बटे परिवर्तन में बना लगा समय। जैसे हम चाल या वेग कैसे निकालते हो, तय की गई दूरी की प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, तो बीच का जो अंतर है वो दूरी हो जाती है हमारे लिए, कि यहाँ से यहाँ तक इसने चला है और इसमें जितना समय लगा है। तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत और अंत के बीच में जितना अंतर आया, इनकी सांद्रताओं के बीच में जो अंतर आया, बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि इस ओवरऑल प्रक्रम में लगा समय। तो यानी हमारे पास हम दर कैसे बोलते हैं, दर हम बोलते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। इसको बेसिकली आप कहते हो दर या फिर वेग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले चीज आपको सीखनी होती है वो यही सीखनी होती है कि वेग कैसे निकाला जाता है। तो जिस प्रकार से आप डेली लाइफ में वेग निकालते हो, फिजिक्स वजह से निकालते हो कि जितना विस्थापन है बटे विस्थापन में लगा समय। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम जो आपके दो बिंदु हैं उनके बीच की सीधी दूरी को आप विस्थापन कहते हो ना, कि अभी यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, इसका गैप निकालो कितना डिफरेंस आया है, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। और कितना टाइम लगा उस गैप को करने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर अब देखो अभिकारक तो कहीं चल नहीं सकता ना, उत्पाद कहीं चल सकता, पर क्या हो सकता है, उनकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, उनकी सांद्रता बदल रही है। रीजन क्योंकि अभिकारक रिएक्शन कर रहा है और उत्पाद बनता जा रहा है। तो समय के साथ अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा समय के साथ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब अभिकारक रिएक्शन करेगा तभी मेरा उत्पाद बनता है। तो अभिकारक कम होता चलेगा और उत्पाद मेरा बढ़ता चलेगा। ओके, क्या ये चीज़ क्लियर है? मुझे कमेंट करते बताते हुए चलना, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है। सभी लोगों के पास इतनी सी गुजारिश है, ठीक है, जब भी कोई बात हो मुझे बता दिया करना कि हाँ भैया चीज़ें क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आता है। तो देखो अगर हम बात करेंगे अब, तो बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेग, या जिससे अगर हम बात करते हैं दर, तो देखो एक बात ध्यान रखना, अभिकारक कम होता जा रहा है, उत्पाद आपका बनता चला जा रहा होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कम हो रही है उसकी सांद्रता क्या होती है, वो कम होती जा रही है, ठीक है, वैल्यू कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या बोलते हैं, तो अभिकारक की स्थिति में हम ये बोलते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और ध्यान रखना क्योंकि इसकी सांद्रता कम हो रही है तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाते हो, बटे परिवर्तन में लगा समय। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो पहली चीज तो ये आती है। और अगर मैं उत्पाद के सापेक्ष अगर दर लिखूंगा तो देखो उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है समय के साथ, तो यहाँ पर जो सिंबल आता है वो पॉजिटिव आता है। मतलब ये बोलेंगे क्या कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के सापेक्ष अगर आपको बात करनी हो तो कि क्या क्या चेंज आ रहा होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आता है, दर के लिए अगर हम बात करते हैं स्पीड कैसे निकालते हैं अभिकारक या उत्पाद के सापेक्ष, ठीक है, एक चीज़। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा हम फॉर्मूला रूप भी ले सकते हैं। कैसे कि देखो, अगर हम ये कहते हैं, बहुत ध्यान समझना कि जैसे कि मान लो चलो मेरे पास क्या है, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सिंपल सा रिएक्शन है कि जैसे कि आपका ए था वो आपका बी बना रहा है। किसी एक स्थिति पर मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर t1 टाइम पर हमारे पास क्या ए की सांता मान लो आपकी a1 है और बी की सांता मान लो b1 है। मतलब रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन बीच में कहीं पर है, हमने किसी पर्टिकुलर बिंदु को पकड़ लिया कि t1 समय है, इसकी सांता a1 है, इसकी b1 है, ठीक है, किसी एक टाइम पर। और यहाँ पर t2 क्या हो जाएगा, किसी दूसरे समय पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसकी सांता a2 और इसकी हमारे पास b2 हो जाती है, ठीक है, पहली चीज़। तो अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये आता है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि a1 या a2 में से ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा होने वाला है, a1 होने वाला है कि a2 होने वाला है, तो क्या लगता है आंसर क्या आएगा? मुझे फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है भाई ए बी में बदल रहा है। t1 समय पर जो पहले वाला समय है उसमें वैल्यू a1 है, ये b1 थी। कुछ समय बाद क्या होता है t2 पे, ये a2 हो जाता है, ये b2 हो जाता है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि a1 और a2 के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, a1 होगा कि a2 होगा? जल्दी से बताइए क्या लगता है, क्योंकि तो यहाँ पर दिमाग तो चलाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है। जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पर a1 या a2 में से किसकी मात्रा ज़्यादा होने वाली है, a1 की कि a2 की? आराम से देखो, सोचो और मुझे इस सवाल का जवाब दो। हाँ बताइए जल्दी से, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, सोचो सोचो। हाँ, क्या इसका आंसर आएगा? a1 बड़ा रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। देखो कॉमन सेंस की बात है, समय बीतेगा तो अभिकारक की वैल्यू कम होती जा रही है, ओके। तो यहाँ पर कॉमन सेंस ये बोलता है कि a1 ज़्यादा होगा a2 से, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका b2 ज़्यादा होगा आपके b1 से, ठीक है। अगर उत्पाद के लिए मात्रा बढ़ रही है, अभिकारक रिएक्शन करेगा तो खर्च करेगा अपने आप को, और उत्पाद का निर्माण होता चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़ तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अब दर कैसे निकालोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे अभिकारक के लिए निकालनी हो दर, तो हम क्या बोलेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो यानी बाद वाली वैल्यू क्या है, a2, तो a2 माइनस a1 अपन बात का समय क्या है आपका t2 माइनस का t1। लेकिन आपको पता है अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसे माइनस करूँगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर आपको पता है वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता। मतलब ये ऐसा वेग नहीं, फिजिक्स वाला वेग मतलब ना कि भाई वेग तो वहाँ पे ऋणात्मक हो सकता है, सिंबल नेगेटिव हो जाता है क्योंकि वो तो सदिश राशि है, ये मजा नहीं, यहाँ पे गति नहीं हो रही एग्जैक्टली, केवल सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हो, तो लोगे तो उसको पॉजिटिव ना, इससे स्वेच्छा से यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं हम खुद से, ठीक है, इसलिए अभिकारक में नेगेटिव आता है, ठीक है। और उत्पाद की अगर बात करेंगे तो अगर उत्पाद के सापेक्ष अगर वेग की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तो बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता अपॉन में समय अंतराल, इस प्रकार, ठीक है। और देखो क्योंकि यहाँ पे सांद्रता की बात कर रहा हूँ मैं, इससे मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, सांद्रता को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में बंद कर व्यक्त किया जाता है। अगर किसी भी सिंबल के अगर दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगे हुए, बिग ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमेशा वो सांद्रता बता रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर आती है, ठीक है। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। देखो ये जो सिंबल है ये होता है डेल्टा, जो कि आपके बड़े अंतराल को व्यक्त करने में मदद करता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए आपको कि जो डेल्टा है ये सिंबल होता है आपका डेल्टा, जो कि बेसिकली बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो बड़े वाले जो परिवर्तन है जिनमें एक अच्छा खासा अंतर है,
तब जो आपका डिफरेंस आता है बेसिकली तब उनके लिए हम डेल्टा वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, चलो सभी के आए थे, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। बस निकिता आपका आंसर गलत था, यहाँ पे A2 नहीं आएगा A1 आएगा ना, क्योंकि सर को समय के साथ वैल्यू कम होती है, अभिकारक गिर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, चिंता मत करो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे क्लियर होता है कि आप अभिकारक के उत्पाद को कैसे लिखते हो, ठीक है, उनकी सांता में क्या परिवर्तन लिखा जाता है, प्रदर्शन का बेसिक तरीका, ठीक है। पर देखो यहाँ पर तो हमारा सबसे बेसिक लेवल पार्ट है, मतलब कि देखो यहाँ पर इन दोनों का रस समीकरण गुणांक एक है, एक चीज, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही अभिकारक है, ज्यादा हो तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, तो उसका ध्यान दो। पहली चीज तो कि हम ये बोल, देखो एक सिंपल सी बात है, अभिकारक गिर रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो इनकी स्पीड में एक रिलेशन भी होता है, आप रिलेशन निकाल सकते हो, पता है कैसे, देखो। तो यहाँ पर हम एक जनरल समीकरण पहले मैं आपको लिखूंगा, फिर कुछ उदाहरण की हम बातें करेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपको लिखना हो, कभी भी वेग लिखना हो, कोई अभिक्रिया लिखी हो, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, ये दोनों आपस में मिलकर स्मॉल c कैपिटल C और आपका स्मॉल d कैपिटल D को बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल a b c d आपके रस समीकरण में गुणांक है और कैपिटल a b c d हमारे अभिकारक और उत्पाद रहने वाले हैं। अब यहाँ पर वेग कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे संबंध साबित कर सकते हो, कैसे, तो ध्यान दो। तो सामान्य तौर पे अगर वेग या फिर अगर हम बात करें दर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपके पास देखो, अगर अभिकारक है तो प्लस या माइनस करके, प्लस है तो उत्पाद होगा, माइनस तो अभिकारक की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो भी आपका पदार्थ है, तो पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, बहुत ही जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बहुत ही जनरल फॉर्मूला, ठीक है, बटे परिवर्तन में लगा समय, और अगर वहां पर कोई रस समीकरण मिति गुणांक है उस पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप उसका अलग से लगाते हो, डिवाइड रस समीकरण मिति गुणांक। आपको जो रस समीकरण मिति गुणांक है ना, उसका भी अलग से डिवाइड लगाते हुए चलोगे। अब जैसे इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कैसे करूंगा, देखो, तो यहाँ पर इसके लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे दर, देखो दर आप हर एक प्रकार के अभिकारक या उत्पाद के लिए लिख सकते हो और उनके संबंध, उनके बीच में क्लियर संबंध निकाल सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/a का, तो आप डिवाइड लगाओ, देखो माइनस का डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, मान लो टी समय लग रहा है और सांद्रता परिवर्तन ए है, ए के सापेक्ष बात की माइनस प्रारंभिक, तो माइनस लगाओगे, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको 1/a से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर ये दर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, अगर b के लिए तो b के लिए भी कर सकता हूँ, माइनस का डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी, लेकिन मुझे यहाँ पे अलग से गुणा करना पड़ेगा 1/b का, क्योंकि यहाँ पे b इसका रस समीकरण मिति गुणांक है। मैं इसका संबंध c के साथ भी कर सकता हूँ। अब तो c उत्पाद है वो बन रहा है, तो उसके लिए जो सिंबल आएगा वो प्लस का आएगा, डेल्टा c अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, परंतु 1/c से डिवाइड करना पड़ेगा अलग से, रीजन कि c इसका रस समीकरण मिति गुणांक है। और मैं d के साथ भी इसका संबंध लिख सकता हूँ, डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, जो कि पॉजिटिव रहेगा, परंतु 1/d से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अभिकारकों की सांद्रताओं में सीधा सीधा संबंध भी ज्ञात कर सकते हो कि अगर उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो ओवरऑल जो दर है वो हर एक से किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, आप किसी से भी बात कर सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा मेरे को ध्यान रखना, अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, देखो ध्यान दो, हमारे पास ये 4 फॉर्मूले इस रिएक्शन के अंदर आते हैं जो सभी के सभी दर बता रहे हैं। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप गलती करोगे और आप गलती करोगे, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगी गलती, क्योंकि आप कर जाओगे वो। देखो ध्यान दो, ये पार्ट जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है दर को, ओके, ये दर को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो ए का था, तो ए के मात्राओं के आधार पर दर क्या है वो आप इससे निकाल सकते हो, अकेला इससे, आपको सबकी जरूरत नहीं है, आप केवल एक की मात्रा से निकाल सकते हो दर, ठीक है। अगर ये जो डाटा रहेगा
ये आपका b के सापेक्ष अगर आपको दर निकालनी हो तो ये दर हो जाती है, लेकिन b के मात्राओं के आधार पर आप दर निकाल रहे हो। ये जो डाटा होगा ये भी क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा दर, लेकिन यहाँ पर आप जो डाटा लगने वाला है वो c का डाटा लगेगा, c की मात्राओं के आधार पर, और ये आपका d की मात्राओं के आधार पर आपकी दर हो जाती है। ये सब दर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास माइनस का, देखो मैं बहुत ही क्लियर अंतर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुना। एक तरफ तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चलो 1/a इंटू में माइनस का डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, ये जो पूरा पद है ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है अभिक्रिया की दर, कि अभिक्रिया किस स्पीड से हो रही है वो ये बता देगा। ठीक है, क्योंकि हम बताया ना, ये देखो यहाँ पे दर के बराबर मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं लो एक तरफ मैं आपको दे दूँ कि माइनस का डेल्टा a अपॉन डेल्टा t क्या है स्पेसिफिक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मुझे बताइए। कि देखो इसी रिएक्शन के अंदर 1/a का आपने रस समीकरण गुणांक से आपने डिवाइड लगा दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बिना रस समीकरण में गुणांक का डिवाइड लगाए अगर पूछूं कि चलो 1/a माइनस का डेल्टा a अपॉन डेल्टा t आपका अभिक्रिया की दर हो जाती है, तो फिर केवल माइनस का डेल्टा a अपॉन डेल्टा t क्या होगा, इन दोनों में फर्क होता है। ये अभिक्रिया की दर नहीं है, अभिक्रिया की दर के लिए रस समीकरण गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड नहीं कर रखा और केवल माइनस का डेल्टा a अपॉन डेल्टा t निकाल रहा हूँ, या माइनस का डेल्टा b अपॉन डेल्टा t निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये है उस अभिकारक के विघटन की दर। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका अभिकारक किस स्पीड से गिर रहा है, एक स्पीड से गिर रहा है, क्योंकि माइनस है ना तो गिरेगा। तो ये बेसिकली प्रदर्शित कर रहा है अभिकारक, कौन सा वाला अभिकारक, वो भी ए, अभिकारक ए के विघटन या लुप्त तो होने की। देखो ऐसे शब्द है ना आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए वर्डिंग्स पहले मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है अच्छा ब्रैकेट नहीं लगा, अरे यार कहाँ फोकस है यार मुस्कान, ब्रैकेट चलो ठीक है, कॉमन सेंस तो लगा लो, ब्रैकेट चलो मैंने नहीं लगाया, लो तुम ब्रैकेट लगा के खोजो, चलो पकड़ो। आंसर नहीं दिया गया, आंसर दो मुझे भाई, इसमें आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, हो गया ब्रैकेट खुश। अब चलो बताओ, तो ये चीज क्लियर है। ध्यान रखना आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वर्डिंग देखने को मिलती है कि आपको अभिक्रिया की दर अलग पूछ लेगा और आपसे पूछेगा भाई ए के विघटन की दर या कोई भी अभिकारक के विघटन की दर क्या होगी, कोई भी XYZ बोल दिया जाए, है ना। इसी प्रकार से देखो 1/b इंटू में माइनस का डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, ये पूरे अभिक्रिया की तरफ निकाल सकता है इससे। लेकिन अगर पूछा जाता माइनस का डेल्टा b अपॉन डेल्टा t क्या है, तो ये केवल आपका b अभिकारक के विघटन की दर है, क्योंकि माइनस है तो अब अभिकारक वो तो टूटेगा, वो तो लुप्त हो रहा है, तो उसकी कमी हो रही है, तो वो दर ये हो जाती है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बात करता हूँ कि डेल्टा c अपॉन डेल्टा t क्या होगा, तो यहाँ पे c उत्पाद बन रहा है, तो ये उसके बनने की दर हो जाती है या उसके निर्माण की दर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं यहाँ पे आपसे लिखता हूँ क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता कि अगर डेल्टा c अपॉन डेल्टा t क्या है पॉजिटिव में, तो देखो 1/c इंटू में प्लस का डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, ये बेसिकली आपके दर हो जाएगी अभिक्रिया की दर के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू अभिक्रिया की दर निकाल रही है, क्लियरली अपन लिखा है हमने। लेकिन 1/c हटा करके केवल डेल्टा c अपॉन डेल्टा t क्या है, ये है c के निर्माण की दर, क्योंकि वो बन रहा है इसलिए उसका साइन पॉजिटिव रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पाद c के निर्माण की दर, ओके, वो किस स्पीड से बन रहा है वो। और इसी प्रकार से 1/d डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, पूरी अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो आप इससे, लेकिन केवल डेल्टा d अपॉन डेल्टा t d के निर्माण की दर बता रहा है कि भाई d उत्पाद है वो कितना स्पीड से बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ता है कि आप शब्दों में कितना खेल सकते हो, शब्द आपको कितने क्लियर रहेंगे, आप कितना कम उनसे भटकने वाले हो। ओके, हाँ बिल्कुल सही, साहिल आपको बिल्कुल सही था, विघटन की दर थी, विघटन की दर या विलुप्त होने की दर, वो ये वाला पार्ट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट पहले आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, आए हुए हैं प्रीवियस टाइम, आप देखोगे आपको मिल जाएंगे आराम से, और ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ दी जाती है, दूसरे के लिए आपको ये समीकरण बनाना पड़ेगा ओवरऑल पूरी रिएक्शन के, और फिर आप
किसी के लिए भी डाटा पूछ सकते हो, अभिकारक या उत्पाद के बनने की या विलुप्त होने की दर, वो तो फिर आप निकाल सकते हो। चाहो तो अभिक्रिया की दर भी निकाल सकते हो अगर सांद्रता 1 की भी दी जाए तो। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करने वाली बात थी नंबर 1 चीज़। ठीक है, अब देखो समझो थोड़ा सा, चलो अब ग्राफ पे आते हैं। मैंने बताया ग्राफ आता है, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ग्राफ हैं, एक है अभिकारक का और ये वाला आपका उत्पाद का। क्लियर, देखो ग्राफ किसके बन रहा है, ग्राफ बन रहा है बेसिकली सांद्रता और समय के बीच का। पहले अभिकारक पे आओ, यहाँ पर देखो क्या अभिकारक की सांद्रता दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ समय। आप देख रहे होंगे ग्राफ, देखो ऑब्वियसली बात है, आपने किसी पॉइंट पर अगर अभिकारक लिया है तो उसकी मात्रा आपको ज्ञात होगी। t=0 पर अभिकारक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रखेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो t= यहाँ पे 0 है, यहाँ पर इसका ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या R0 यहाँ पे लिखो, देखो रिएजेंट है इसलिए R0 अभिकारक के लिए है ना। तो बेसिकली ये क्या है इसकी, ये है इसकी प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, अब देखो आपको पता है धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभिकारक की सांद्रता कम होती चली जाएगी, तो इसलिए ग्राफ देखो वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो ये चरघातांक के रूप से आपका ग्राफ जो वो घटता है। ध्यान रखना, ग्राफ इसका सीधा नहीं बनेगा, चरघातांक के रूप से अभिकारक की सांद्रता घटती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जब इस प्रकार से ग्राफ होता है ना, ये वाला घटता हुआ ग्राफ, ये होता है चरघातांकी ग्राफ। ये चरघातांकी आरेख के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें चीजें सीधी सीधी ना करके बहुत तेजी से गिरती है अचानक से। देखो स्पीड, ये अचानक से गिरा है और फिर कभी एंड की तरफ जाएगा नहीं कभी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। हम ऐसा कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है ना वो 100% इसमें कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। कुछ ना कुछ अभिकारक हमेशा रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत धीरे रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन कभी भी एंड तक नहीं हो पाती, इसलिए ग्राफ को कभी मिलाते नहीं है। ध्यान रखना, इस ग्राफ को आपने मिला दी ना, इसका मतलब क्या है, अभिकारक पूरा समाप्त हो चुका है, रिएक्शन हो चुकी है। पर ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, अभिकारक कभी भी पूरा समाप्त नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, आप पूरा से करवा ही नहीं सकते। टेक्निकली रीजन से बोल दो, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कैसे भी बोल दो, लेकिन उसको पूरा करवा नहीं सकते। इससे ग्राफ कभी एक्स अक्ष को टच नहीं करने वाला, क्योंकि एक्स अक्ष को टच करने का मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता 0 हो चुकी होगी। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको माइंड में रखना हमेशा। ठीक है, उत्पाद के लिए क्या करते हैं, देखो ये तेजी से गिर रहा है, फिर एक कांस्टेंट पर आ गया, धीरे धीरे करके रिएक्शन हो रही है, इसलिए उत्पाद देखो तेजी से बढ़ता है और एक टाइम ये भी कांस्टेंट की ओर थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपका उत्पाद के, तो इसकी सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे लिया P, मतलब कि प्रोडक्ट, मतलब कि आपका उत्पाद। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, क्लियर है। और किसी भी समय पर अगर आपको वेग निकालना है, दर निकालनी है, तो आप किसी भी 2 बिंदु को आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन 2 बिंदुओं के बीच में, इस समांतराल T1 और T2 के बीच में मुझे पता करना है कि भाई स्पीड क्या थी, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ग्राफ लगातार नहीं गिर रहा है, ये चरघातांक के रूप से गिर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, दर हर सेकंड बदल रही है, कभी दर तेज थी, कभी दर धीरे थी। स्टार्टिंग में देखो बहुत तेजी से गिरा है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रही है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्स अक्ष की ओर उसके समानांतर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब वेग धीरे हो चुका है, अब अंतर कम आ रहा है। पहले शुरुआत में देखो अंतर बहुत तेजी, ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा, मतलब कि थोड़े समय में ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है, मतलब कि अभिकारक बहुत तेजी से अपनी सांद्रता को खर्च कर रहा है, उसकी मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। उत्पाद में देखो भाई सेम चीज़, शुरुआत में ग्राफ बहुत तेजी से चढ़ रहा है, इसका मतलब अभिकारक बहुत तेजी से गिर रहा था, जिस कारण से उत्पाद बहुत तेजी से बन रहा है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा कम हो रही है, उत्पाद भी कम बनेगा, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके स्पीड आपकी कम होती चली जाती है। ठीक है, ये भी आगे हम सीखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक का जो आपकी अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो आपको पता होगा कि वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। जितना ज़्यादा मेरी अभिकारक की मात्रा होगी, रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, जिस कारण से मेरा उत्पाद ज़्यादा बनता है। लेकिन जैसे जैसे करके समय के साथ अभिकारक की मात्रा कम होती चलेगी, क्योंकि अभिकारक की मात्रा कम हो रही है, तो अब रिएक्शन करने वाला पदार्थ ही कम है, तो क्या होगा, स्पीड भी धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे करके मेरा उत्पाद बनेगा। इसलिए ग्राफ आपका इस प्रकार से जाता है, ना कि लीनियर सीधा ग्राफ नहीं बनता इसलिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए आती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर देखो इन्होंने निकाला भी है माइनस का डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, या माइनस का R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा टी अपन डेल्टा वन। ठीक है, ये वाला पार्ट है।
और उत्पाद के लिए आपको पता है, उत्पाद के लिए आपको वैल्यू ज़्यादा रह जाती है, ठीक है। ओ, इस पे नहीं, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ हमको बता चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? पहले मुझे बताइए क्या यहाँ तक ग्राफ समझ में आया, ग्राफ कैसे बनाया गया है, ठीक है। दो बिंदुओं को चूज करके समय का अंतर देख लो और इनके सापेक्ष सांद्रताओं का अंतर देख लो। अगर आपको ग्राफ पर आधारित कभी भी अगर वेग निकालने को पूछा जाए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी जो ढाल होगी वो बेसिकली वेग के बराबर ही होने वाली है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, कोई भी दो बिंदु चूज कर सकते हो आप आराम से, यहाँ पे चूज किया हुआ है T1 T2 समय पर P1 और P2 उनकी सांद्रता मानी गई है। तो आपको पता है वेग कैसे निकालते हैं, जो पहला वाला फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पे लागू किया है, जिससे आप वेग या दर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पर आती है। क्लियर? ओके, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। अगर तो अब इसके अंदर मेरे को थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग और देनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी दिख रहे होंगे, तो वो भी मुझे पहले क्लियर करने होंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जिसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एक्चुअल में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो हम इसके बाद देखेंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे वर्डिंग्स अभी और भी हैं जो पहले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके, नाइस, डन। चलो अब देखो, आपने दो वर्ड्स हैं पहले वेग के सापेक्ष जो आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो होता है आपका औसत वेग और एक होता है आपका ताक्षणिक वेग, दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा अंतर से ही पढ़ते हैं, है ना। औसत वेग या औसत दर, और दूसरा आपके पास होता है आपका ताक्षणिक। ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर, फिर ये वाला पार्ट आता है। तो अब यहाँ पर क्या फर्क आता है, देखो औसत आपको पता है, औसत कैसे निकालते हो, जैसे हम नॉर्मल, जैसे आपको पता होगा कि फिजिक्स में भी आपने ये चीज़ सीखी होगी, औसत या ताक्षणिक वेग आपने निकालना सीखा होगा थोड़ा बहुत, है ना। किसी ने सीखा ही नहीं सीखा? पहले मुझे बताओ भाई, क्या फिजिक्स में अब तक ये चीज़ सिखा दी गई है या अब तक ये नहीं सिखाया है? मतलब गति के नियम, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताइए, कभी नहीं बताई? या कभी किसी ने पढ़ा है कि भाई गति के नियम क्या होते हैं, या वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग क्या क्या होता है? किसी को पता है या नहीं पता, या रैंडमली चल रहे हो अभी तक? बताओ भाई फटाफट से, पढ़ा है नहीं पढ़ा किसी ने कभी? औसत वेग क्या होता है या फिजिक्स में बताना, केमिस्ट्री का छोड़ो, केमिस्ट्री का मैं बता दूंगा। पर पहले मुझे बताइए, क्या फिजिक्स का सभी ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है? पहले तो ये बताइए, पढ़ा है ना। देखो औसत वेग कब निकालते हैं, आपको पता है कि हमारे पास ओवरऑल जैसे बहुत सारा स्पीड में अगर चेंज आ रहा है, बार बार आप गति कर रहे हो, मतलब आपको व्हीकल चला रहे हो, आपको पता है 1 घंटे में आपने एक निश्चित दूरी तय करी है, ठीक है। लेकिन वही ना वो अलग अलग स्पीड से तय की गई है, तो आप ओवरऑल एवरेज लेते हो आपकी वेलोसिटी का, तो वो आपका औसत वेग है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होगा फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर्मूले पे हमारे पास फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर जो हम दर निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं डेल्टा सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, कि मोटा मोटी कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दर हम लिखते हैं ना, ये बेसिकली असल में आपकी कौन सी दर होती है, ये असल में आपकी औसत होती है, ठीक है, ठीक है। ये वाली जो दर होती है आपकी वो औसत वाली दर ही होती है, ठीक है। और आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर वो लिखा हुआ है आर एवरेज, आर का मतलब रेट, ए वी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वी मतलब एवरेज। तो ये जो हम दर लिखते हैं ना, ये हमारी जो औसत दर होती है असल में, सही मामले में तो, ठीक है, जहाँ पर आप डेल्टा वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो देखो ताक्षणिक का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर समय पर, एक निश्चित समय पर आपके पास जो वेग रहता है वो बेसिकली ताक्षणिक वेग होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ग्राफ के अंदर मान लो कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना है कि भाई यहाँ पर अभी स्पीड क्या चल रही है, अब यहाँ पर किस स्पीड से आपका उत्पाद बन रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या मुझे पता करना है कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास किस स्पीड में मेरा अभिकारक खर्च हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करते हैं और तब वेग निकाला जाए तो फिर वो आपका ताक्षणिक वेग होता है। जिसके लिए बेसिकली आप क्या करते हो, मैथ्स का यूज़ करते हो, उस पर्टिकुलर बिंदु पर आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, और उस लाइन पर आप लंब और आधार लेकर के बेसिकली वेग निकालते हो कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना परिवर्तन आया एक बहुत छोटे से समय के लिए, ऐसे। तो ये होता है एक निश्चित समय पर वेग।
ठीक है, तो वो ये होता है। और जब समय अंतराल बहुत ही कम हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा जो वेग होता है, तो वहाँ पर हम डेल्टा नहीं लगाते, डेल्टा लगाते हैं बड़े समय अंतराल या बड़े अंतराल के लिए, बड़े डिफरेंस के लिए। यहाँ पर लगाते हैं dA/dt। डी हमारा कब लगता है, ये लगता है जब अंतर बहुत ही ज़्यादा कम हो, बहुत कम मात्रा में डिफरेंस आए, तो फिर ऐसे में आप ये निकालते हो। और एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस ही चाहिए होगा, बहुत छोटे से समय के लिए, तो वो आपका ये होता है। ठीक है, अब क्या, अगर अभिकारक है तो माइनस लगा देना, अगर उत्पाद है तो प्लस लगा देना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। फिर अभिकारक तो माइनस, उत्पाद तो प्लस। ठीक है, तो ये दोनों के हमारे बीच का अंतर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में देखो ऊपर लिखा हुआ है dp/dt, या फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का dr/dt। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ INST, मतलब कि इंस्टेंटेनियस, यानी कि ताक्षणिक वेग, वो बेसिकली यहाँ पे इसकी ढाल के बराबर होगा, इसका माइनस ढाल। और क्या आपको पता है ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो ढाल इसकी ऋणात्मक होगी, और यहाँ पर ढाल देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसकी ढाल पॉजिटिव रखी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्पाद या अभिकारक के लिए ताक्षणिक वेग और औसत वेग की गणना भी करते हो ग्राफ के आधार पर भी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक बात है कि हमारे अभिक्रिया की दर आप कैसे कैसे निकालते हो, कितने प्रकार के मेरे पास अभिक्रिया के वेग या उसकी दर हो सकती है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि भाई कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस दर को प्रभावित करते हैं। अब बात ये आती है हमारे पास, है ना। तो अभिक्रिया की दर को अगर देखा तो मुख्य तौर पर हमारे 3 चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। तो अब मेरी हेडिंग कौन सी है, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होते हैं, देखो मुख्य तौर पे हमारे पास 3 कारक हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। पहला आपके पास होता है आपकी सांद्रता, दूसरा आपके पास आएगा ताप, तीसरा आपके पास आता है आपको उत्प्रेरक। ठीक है, 3 कारक होते हैं। ठीक है, हालांकि देखो ध्यान रखो, अगर अभिक्रिया अगर गैसीय अभिक्रिया है तो सांद्रता की जगह पर आप लिखो दाब। दाब कब लेते हो, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपसे बात है कि किसी गैस के लिए हम सांद्रता वर्ड नहीं लेके चलते, गैस के लिए दाब हमेशा देखा जाता है। ठीक है, पर हमारे मुख्य तौर पे 3 कारक प्रभावित करते हैं, सांद्रता, ताप और दाब। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया गया है। सांद्रता, दाब और ताप बिल्कुल सही बता दिया आपने, ये 3 चीज़ें प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट जो कि मेरे पास आता है आपका सांद्रता का प्रभाव। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर इस प्रभाव को बताने के लिए बेसिकली एक नियम जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है ना, किसी को पता है वो कौन सा नियम है, जो कि बेसिकली अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के प्रभाव पर जो निर्भरता है उसको बताता है। तो किसी को पता है कौन सा नियम के तहत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं? आगे वैसे हमारे एनसीईआरटी के अंदर है तो सही है ना, कभी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा किसी ने? चलो नहीं पता, देखो ये हमारा जो नियम होता है ना, देखो मैं नियम को बताऊंगा, पहले आपको स्टेटमेंट समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, देखो सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करता है अभिकारक कितनी मात्रा में
जैसे कि मैंने बताया था कि अभिकारक की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है आपका उत्पाद उतना ही बनेगा, ये स्पीड भी उसी बात पे मेंटेन की जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ये कहते हैं, सिंपल सी बात है कि आपका जो दर है या जो आपका जो वेग होता है वो बेसिकली समानुपाती होता है आपके अभिकारक की सांद्रता के। ठीक है, इसके समानुपाती होता है, ये बेसिक हमारा रूल आता है। ठीक है, और ये जो नियम है वो हमारे पास आता है आपका द्रव्यानुपाती नियम। द्रव्यानुपाती नियम के तहत हम ये बात करते हैं। ओके, याद नहीं है हेनरीज लॉ? अरे हेनरीज लॉ कहाँ से आ गया भाई? हेनरीज लॉ विलियम में छोड़ चुके हो ना? ये मुझे समझ, देखो जबरदस्ती आंसर नहीं देना। देखो पहली बात, नहीं पता तो एक्सेप्ट करो, नहीं पता जबरदस्ती आंसर देना सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है भाई, आंसर देना पड़ेगा, पर जब नहीं पता तो एक्सेप्ट करो नहीं पता। हेनरीज लॉ तो यहाँ पे कहीं से तुक्का भी नहीं लग रहा है, जबरदस्ती नहीं। हेनरीज लॉ दिमाग में आएगा तो वो बोल देते हैं, ऐसा नहीं चलता। राउल्ट का नियम बोल दो, आइंस्टीन का नियम बोल दो भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। द्रव्यानुपाती नियम होता है जो हमें बताता है बेसिकली। ठीक है, ये नियम है हमारे पास, ध्यान रखना। ठीक है, कि आपका जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पर भी इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कहा जाता है क्या, कि अभिकारक की सांद्रताओं की पावर के x के समानुपाती होगा। अभी x क्या है हमारे पास? x बेसिकली हमारे पास होता है कोटि, यानी कि आपका ऑर्डर। ये वाले भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ दो। पर ये मान लो कि हमारा अभिकारक की भी कुछ ना कुछ पावर होती है, उसके वो समानुपाती चलता है। ये एक्चुअल वर्डिंग आती है हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज। तो जैसे कि ठीक है, तो ये वाला पार्ट आता है, और आपको पता है अगर आप कभी भी समानुपाती का सिंबल हटाओगे और इक्वल लगाओगे तो आपको स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दर या जो वेग होता है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा k इंटू में जो भी आपका अभिकारक की सांद्रता है और उसकी सांद्रता की पावर x। ठीक है, ये और k क्या है, देखो ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। k मेरा होता है यहाँ पे वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, या फिर आपको पता है इसको दर स्थिरांक भी कहते हैं, वेग या दर स्थिरांक कुछ भी कह दो। ठीक है, और इसका एक नाम और भी है, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग के नाम से भी जाना जाता है। ये सेम ही चीज होती है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग आप बेसिकली के को कहते हो। देखो दर आप या वेग मतलब बेसिकली अभिक्रिया वेग है। ये तो आपका सिंपल अभिक्रिया वेग हो गया। ठीक है, जो कि आप निकालते हो, जिसको कि आप बेसिकली जो है आर से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, रेट या वेग है ना। लेकिन के यहाँ बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग को, यानी कि कब बोला जाता है कि अगर आपके अभिकारक की सांद्रता अगर एक हो जाए तो जो वेग है वो बेसिकली आपका विशिष्ट अभिक्रिया वेग के कहा जाता है। ओके, क्लियर है? जो कि छोटी सी डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपको पता है कि अगर आपके पास अभिकारक की सांद्रता अगर आपकी एक हो जाए तो फिर आपकी जो रेट है यानी जो आर है वो बेसिकली आपके के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेग है ये आपका कहलाया जाता है उस स्थिति में के, जिसको हम क्या कह रहे हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसको कि आप विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे बोल जाते हैं, नहीं पता होती है और गलती करके आते हो, तो ये गलती नहीं करनी है पहली चीज। ठीक है, अच्छा कोटि क्या होती है इसको हम अभी आगे सीखेंगे धीरे धीरे करके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी के लिए। पर अभी के लिए समझ लो कि अभिकारक की भी कुछ ना कुछ पावर के समानुपाती रहता है। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा किसी को फिर भी आइडिया है क्या कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है या कोटि किसको कहते हैं ओवरऑल? किसी को आइडिया है? थोड़ा बहुत किसी को याद है धुंधला धुंधला कि कभी ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे अतीत इतिहास में कुछ पढ़ा हो? ली शटले नहीं आता शायद, ली शटले नहीं है, वो पता कहाँ आता है? ली शटले का सिद्धांत हम सीखते हैं आपके साम्यावस्था के टाइम पे। जब आपको साम्यावस्था करवाना होगा ना तो फिर हम ली शटले का सिद्धांत समझते हैं, वो आगे आएगा। ठीक है, वो काफ़ी आएगा, अभी मैं उसको स्टार्टिंग में नहीं कराऊंगा क्योंकि साम्यावस्था चैप्टर के लिए आपको पहले और नॉलेज लगेगी अच्छी खासी, तो उसको हम काफ़ी बाद में पढ़ने वाले होंगे।
आपका साम्यावस्था हो गया, ऊष्मागतिकी, वो हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे उसे। रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि वो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ईजी भी नहीं है और मुश्किल भी हैं, और उनको समझने के लिए फिर आपको केमिस्ट्री की अदर नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी ना, तब जाके आप उन चैप्टर्स को समझ सकते हो अच्छी तरीके से, वरना डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, मुंह की खाओगे और उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया तो वो अभी हम नहीं करेंगे। वैसे ली शतक सिद्धांत आएगा, चिंता मत कराएंगे पूरा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा लेट रुक के करवाऊंगा आराम से, तो आपके पास पूरी नॉलेज हो जाएगी। आपके पास करीब 90% जब नॉलेज अच्छी हो जाएगी ना, तो फिर मैं 10% जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट है फिर हम उस पर भागेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगा ये 10% के चक्कर में 90% खराब नहीं करना है, पहले हमें 90% वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आगे सिंपल टारगेट अपना है, ठीक है। हाँ, 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि की है ना, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। रस समीकरण मिति गुणांक कोटि होता है, ये गलत आंसर है। सांद्रता की घात का योग, हाँ ये भी कुछ का आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो, मतलब कि अच्छे से नहीं पता, ओके चलो ठीक है। डेफिनेशन तो किसी को नहीं पता, किसी से पूछूं कि कोटि की परिभाषा क्या होती है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी आप में से सही जवाब जानता होगा या दे पाएगा, ओके। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी आगे मैं बताऊंगा तो आपको एक क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए पहले थोड़ी सी बात और करते है ना। तो देखो, पहली बात तो क्या होता है, अभिक्रिया के दर या वेग और ए, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट आता है, वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसका मात्रक बताना अपना रह गया ना, मात्रक चलो बताते हुए चलते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। देखो, मात्रक की अगर बात करेंगे तो हम 2 प्रकार के मात्रक की बात करने वाले हैं। एक तो है आपका अभिक्रिया वेग मात्रक, इसका मात्रक क्या रहता है, देखो आपको पता है वेग कैसे निकाल रहे हो, वेग बेसिकली आप कैसे निकालने वाले हो। देखो, वेग का फॉर्मूला क्या था, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो सांद्रता में परिवर्तन करोगे तो है तो वो सांद्रता का ही मात्रक रहेगा। सांद्रता का मात्रक क्या रहता है, सांद्रता के तौर पे हमेशा आप मोलरता लेकर चलते हो, तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक आप लेकर चलते हो सेकंड में, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक आपके पास या तो आप लिखोगे मोलरता प्रति सेकेंड डायरेक्टली, मैंने बताया मोलरता के लिए कैपिटल में ले सकते हैं तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर आप ले सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, दोनों ही से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे पास के लिए, तो उसको निकालने के देखो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, पहले उसको मैं तरीका बताता हूँ फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो समझो, जैसे कि मैंने बताया, मान लो आपके पास कोई भी आपकी रिएक्शन ए है जो कि आपका पी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सामान्य तौर पे इसकी दर देखी जाएगी तो दर कैसे लिखोगे, वो लिखोगे के इंटू में ए की पावर, यहाँ पर आप एन लिख दो, एन ज़्यादा सही वर्ड है, एक काम को एक्स नहीं लिखते हम यहाँ पर एन लिख लेते हैं, एन ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आपके बुक के अंदर भी आपको एन वर्ड ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, इसलिए इस प्रकार, ठीक है। एन, एन बेसिकली कोटि है, ठीक है। तो और क्या लिखा आंसर, द्रव्यानुपाती का नियम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये इस नियम के तहत है। ये जो रूल आपने लिखा है ना हमारे पास पंकज, ये रूल ही द्रव्यानुपाती का नियम होता है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अब वही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ही वही होता है। ये नियम बेसिकली साइंटिस्ट, ये नियम इसका आधारित है, ओके, सिंपल। अच्छा, अब देखो समझो, तो अब यहाँ पर अगर मान लो मुझे के का मात्रक निकालना, के का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है दर का मात्रक क्या है, दर का मात्रक आपको पता है, वो आपके पास होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के इंटू अभिकारक का मात्रक क्या होगा आपके पास, मोल लीटर इनवर्स की पावर एन है। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिवाइड लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। तो आपको पता है अगर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो फाइनली के का मात्रक क्या निकल के आता है, तो के का मात्रक निकल के आएगा, तो 2 तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे लिखता हूँ मोलरता के रूप में, तो मोलरता की पावर 1 माइनस एन, क्योंकि ऊपर तो 1 हो जाएगा ना, नीचे ऊपर जाएगा माइनस एन, और आपका सेकेंड इनवर्स या तो मैं इस रूप में लिख लूँ, या फिर मोल के रूप में लिख सकता हूँ कि
मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या फिर मैं चाहूँ तो इसको पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। कैसे? और मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस का गुणा होगा तो अपोजिट साइन हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से क्या है, आप वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, ओके। शायद अभिकारक के सांद्रता के घात का योग को कोटि कहा जाता है। चलो काफी क्लोज आंसर, पर अभी एक्यूरेसी पे नहीं आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज देना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आप कच्चे हो सब लोग। चलो ठीक है, एटलीस्ट पता चलेगा कहाँ कहाँ पे अभी मिसिंग है। तो पहले ये चीज़, ठीक है, अब देखो समझो, पहले बताओ कोटि क्या होती है, मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूँ। देखो अच्छा मुझे से बताओ, क्या आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गया, फिर हम थोड़ा सा कोटि पे बात करते हैं थोड़ा सा, लेकिन पहले बताइए क्या ये चीज़ क्लियर हुई है या कहीं पे कोई डाउट आए इस वाले पार्ट तक, पहले ये बताओ। ओके, फिर हम थोड़ा सा हमें लॉजिकल थिंकिंग में हम जाने वाले हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो, चलो अब एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ सोचना, मुझे बताना है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है। एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है और चलो बी भी है, ये दोनों रिएक्शन करके आपको, चलो केवल ए नहीं पर सिंपल लेते हैं, ए है रिएक्शन करके आपका बी बना रहा है। मान लीजिए थे हमारे पास ए के 100 अणु उपस्थित है। ठीक है, बी का शुरुआत में 0 होगा क्योंकि हमारे पास रिएक्शन हुई नहीं है। अब जैसे से करके मान लो आपके पास रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, आपको चलो मैं ये भी बोलता हूँ कि चलो रिएक्शन पूरी 100% की ओर जाने वाली है। ठीक है, लेकिन क्या इस 100 अणुओं में से क्या सारे के सारे अणु एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं? क्या देखो, क्योंकि देखो रिएक्शन करने के लिए पावर चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये हमारा सिद्धांत बोलता है कि संगत सिद्धांत हो जाता है ना, या जो अभिक्रिया का ताप का प्रभाव, जो आर्यनियस समीकरण है, वो सब यही हमें बताते हैं, आगे आएगा। तो सिद्धांत हमें ये बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अभिकारक रिएक्शन करते हैं, नहीं। 100 अणु होंगे ना, तो भाई इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि ये रिएक्शन करें आपस में और आपके उत्पाद को बना दें। परंतु 100 अणुओं के पास क्या उतनी पावर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हो सकता है केवल 50 के पास ही इतनी पावर हो कि वो रिएक्शन कर पाए, 50 रिएक्शन ही ना करें, या हो सकता है कि 75 के पास पावर है, 25 के पास पावर ही नहीं उतनी कि वो रिएक्शन कर सके, है ना। और कि कहीं तक पहुंचना है तो आप में उतना दम तो होना चाहिए। तो शुरुआत हर कोई करता है, लेकिन अगर उतनी पावर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, एक लिमिट होती है किसी की। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम अभिकारक अणुओं की बात करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 100 अणुओं में से सभी के पास उतनी शक्ति हो कि वो रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ये आता है कि देखो जो हम पावर जो लगाते हैं ना, कि देखो तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, हम दर बोलते हैं क्या, के इंटू में अभिकारक की सांद्रता, है ना। अब पॉइंट तो ये होता है कि हमारे पास जो रसमय गुणांक है उसको आप ऊपर पावर में लगा दो, पर ऐसा नहीं होने वाला। रीज़न, वो जो संख्या होती है ना x या n, ये वो अंश होता है जो इफेक्टिवली रिएक्शन करेगा। 100 में से जो एक्चुअल में रिएक्शन करेगा ना, वो n आएगा, वो जो अंश है वो आपका n होने वाला है, यानी कि प्रभावी अणुओं की संख्या जो एक्चुअल में रिएक्शन करती है वो। ठीक है, वो बेसिकली आपका n, उससे n निर्धारित होता है। तो हम जब बोलते हैं ना कोटि, कोटि का बेसिकली मतलब ये होता है कि प्रभावी अभिकारकों का अंश जो अभिक्रिया करता है, जो अभिक्रिया करता है। ठीक है, जो अभिक्रिया करेगा ना, वो जो हिस्सा है वो कोटि है। ठीक है, जो आप कह रहे हो कि भाई जितने भी, और देखो यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है से जुड़ा हुआ, एक तो कोटि वर्ड होता है, इसके साथ एक वर्ड और आता है, वो आता है अणु संख्या। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है कि बेसिकली आपके पास अभिक्रिया के अंदर जितने भी अभिकारक अणु हैं
उनकी जो संख्या होती है वो अणु संख्या है। ये क्या होता है, ये होता है अभिक्रिया में उपस्थित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या। ठीक है, कि किसी अभिक्रिया में कितने अभिकारक उपस्थित है वो संख्या अणु संख्या था। जैसे यहाँ पे 100, इसकी अणु संख्या 100 होगी। रीजन, क्योंकि 100 अणु उपस्थित है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ओके, लेकिन 100 में से जो एक्चुअल रिएक्शन करेंगे वो जो हिस्सा होगा ना, वो कोटि होगी और वो इसकी पावर में लगती है। ध्यान रखना, रस संवेगवती गुणांक नहीं होता, वो असल में वो संख्या होती है जो एक्चुअल में रिएक्शन करती है। हालांकि देखो, ज़्यादातर केस में हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने अभिकारक अणु हैं वो प्रॉपर रिएक्शन करें, एक आइडियल कंडीशन में, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो प्रभावी अभिकारकों का जो अंश रिएक्शन करेगा वो कोटि है, और ओवरऑल अभिकारक अणुओं की जो संख्या टोटल वो आपकी अणु संख्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर स्थिति में आपको वैसे ये देखने को मिलेगा कि जो भी गुणांक होता है वही बेसिकली इसकी कोटि भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें, देखो इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ कैसे। मान लो कि मैं 2 अणु अभिकारक ले लेता हूँ कि ए है, इसको मैं चलो ऐसे लिख लेता हूँ कि Ma प्लस NB रिएक्शन करके आपका XC प्लस YD को बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम मुझे अब यहां पर अगर लिखना पड़ेगा दर, तो दर क्या हो जाएगा, वो जाएगा K इंटू में अभिकारक की सांद्रता इंटू में दूसरे वाले, मतलब ऑब्वियसली बात है अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल करोगे। ठीक है, अब यहां पर इनकी पावर क्या आएगी, तो क्या इनकी पावर M और N आना चाहिए, नहीं, M और N नहीं आ सकती। यहाँ पर वही संख्या आएंगी जो एक्चुअल में रिएक्शन करने वाली है। तो अभी के लिए सपोज करते हैं कि वो जो संख्या है वो मान लो आपकी P और Q है। ठीक है, तो P और Q क्या हो जाएगी, ये कोटि है, लेकिन किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष कोटि P है और B के सापेक्ष कोटि Q है। ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई अभिकारक अपने अपने हिसाब से रिएक्शन करता है तो उनकी कोटियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो P क्या है, P है बेसिकली मेरे पास A के सापेक्ष कोटि। Q क्या है, Q है मेरे पास B के सापेक्ष जो कोटि है। लेकिन अब आपसे पूछा भाई अभिक्रिया की कोटि क्या होगी फिर, अगे तो अभिकारकों के सापेक्ष कोटि मैंने बता दी कि A के लिए P के हिसाब से रिएक्शन होने वाली है और B के लिए Q के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने वाली है कोटि में। तो अगर हम बोले यहाँ पे कि फिर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है अभिकारकों की कोटियों का योग। अभिकारकों की कोटियों का योग, यानी कि P प्लस Q, ये बेसिकली होगी अभिक्रिया की कोटि। तो ये फर्क आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सोचते भैया फिर M और N क्या बने हमारे पास, तो M और N होने को रस संवेगवती गुणांक है, जो आपको बता रहे हैं कि भाई कितनी संख्या में A और कितनी संख्या में B रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं, चलो कोटि तो निकाल ली, अणु संख्या क्या होगी, तो वो आप कह सकते हो, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके पास जो अणु संख्या होगी, तो हमें पता है भाई Ma है और NB है जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो अणु संख्या आपके पास यहाँ पे हो जाएगी M प्लस N। ये फर्क आता है। ओके, ये फर्क होता है कोटि में और आपकी अणु संख्या के अंदर। ओके, और आप जो अलग अलग जो घात जो लगाते हो अलग अलग अभिकारकों के ऊपर, वो उनके सापेक्ष उनकी कोटि है कि भाई हर कोई रिएक्शन करता है अपने अकॉर्डिंग करता है, वो वाली बात। ठीक है, और टोटल जोड़ दोगे तो आपको कुल पता चल जाएगा, जो अभिक्रिया हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। ओके, क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को आराम से थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो समझो इस बारे में कि क्या लिखा है, और इस आधार पर फिर आपकी अभिक्रिया को अगेन हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं। देखिए पहले बेसिक तरीका ये होता है कि आप कोटियों को कैसे बोलते हो, अणु संख्या क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, आराम से देख लो, सोच लो, विचार लो और फिर मुझे बताओ भाई समझ में आया, या रिपीट करना है तो वो भी आप बोल सकते हो।
ओके। अच्छा साहिल, वैसे आपका आंसर भी बिल्कुल सही था, वो भी एक सही आंसर हो सकता है कि किसी अभिक्रिया में जो सक्रिय अभिकारक हैं जो एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पे लिखिए, प्रभावी अभिकारक और जो अभिक्रिया करता है। तो आप किसी भी तरीके से बोलो, आपका भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जस्ट लैंग्वेज वाली बात है, कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इस आधार पर अगर देखा जाएगा तो फिर मेरी अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर देखा जाए हमें मुख्य तौर पे कितनी कोटि तक पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए 2 कोटि तक। ओके, टोटल 3 प्रकार की अभिक्रिया। तो देखो, अगर हम बात करेंगे कोटि के आधार पर, कोटि के आधार पर देखो अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हमें जो पढ़नी होती है मुख्य तौर पे हमें पढ़नी होती है आपकी प्रथम कोटि, यानी कि जिसकी कोटि 1 हो, ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि 1 होने वाली है। तो हमें पढ़नी थी प्रथम कोटि अभिक्रिया, और प्रथम से पहले सॉरी शून्य कोटि पहले आती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है। अच्छा, होने को देखो अगर आप बोलोगे तो हमारे पास कहने को तो तृतीय कोटि भी होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम, ठीक है। और इससे उच्चतर कोटि की बात करते ही नहीं है, क्योंकि वहां तक रिएक्शन कभी पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर आपके जो अभिक्रियाएं होती हैं वो शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि के अंतर्गत आती हैं, और उसमें भी मोस्टली हमारे पास ये स्टार्टिंग के 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्वितीय कोटि का पार्ट बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देखेंगे इसके बारे में भी, थोड़ा ट्रिक से देखेंगे ताकि ये आपको ईजी वे में याद रहेगा। आगे क्लियर है, शून्य, प्रथम, द्वितीय होती हैं। ओके, अच्छा पंकज बोल रहे रिपीट करना है, पंकज क्या रिपीट करना है अपने को, तो कब ध्यान दो, जैसे कि मैंने को बताया था, इसको तो ऐसा मान लो, एक काम करते हैं पंकज, है ना, कि जैसे कि मान लो आप पढ़ाई करने बैठे हो, ठीक है, आप सुबह से रात तक पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या, जैसे मान लो सुबह से रात तक मान लो आपने पूरे 10 घंटे आपने पढ़ाई करी, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में 10 घंटे आपने पूरा इफेक्टिवली पढ़ा होगा? मान लेता हूँ चलो आपने कहीं पे हिले भी नहीं हो आप, और आप पढ़े जा रहे हो लगातार, किताबों में आपने सर दे रखा है अपना, तो भी क्या पूरे 10 घंटे आपकी पढ़ाई हुई होगी? नहीं, पढ़ाई वही होगी जिसमें आपको समझ में आया होगा कि चलो यहाँ पर मैंने कुछ सीखा है। अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तो जितना हो सकता, जितना आप समझ सकते थे अपने टॉप पर, उतना नहीं समझ पाओगे। तो यानी कि जो इफेक्टिव स्टडी है और जो स्टडी में जो अंतर होता है वो कोटि हमें बताता है, ठीक है, कि आप अभिकारक अणु तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल वो अणु जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो उत्पाद बनाएंगे, उसका जो हिस्सा है वो बेसिकली कोटि होती है, वो हिस्सा कोटि में आता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सारी पढ़ाई काउंट नहीं होती, वही पढ़ाई काउंट की जाती है जिसमें आप एक्चुअल में कुछ सीखते हो और आपको अंदर से पता है कि यहाँ पर मैंने सीखा है, ठीक है, तो वो इफेक्टिव स्टडी है, वो आपकी कोटि हो जाती है, ठीक है। इट्स लाइक दिस। ओके, हाफ ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है, देखो रिएक्शन होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, पॉइंट ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि मैं कोई जनरल तरीका जरूर बताऊंगा, जिससे कि आप किसी प्रकार की किसी रैंडम कोटि की अगर बात करेंगे तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, लेकिन वो हम आज नहीं सीखेंगे। आज के लिए हमारा जो पार्ट है वो केवल यहीं तक का था, ठीक है। तो आज के लिए मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट पर आपसे अलविदा चाहूँगा, ठीक है। ओके, सो आज का हमारा पार्ट था केवल यहीं तक का था, और अब आपके पास थोड़ा सा मैं आपको एक होमवर्क जरूर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। होमवर्क ये है, होमवर्क ये कि आपके पास जो ये अलग अलग प्रकार की जो कोटि मैंने लिखी हैं, इन सभी के लिए आपको के का मात्रक लिख करके लाना है, ठीक है। इन सभी के लिए के का मात्रक क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके जो एन की वैल्यू है वो बस आपको यहाँ पर रखनी है, और आपको पता चलेगा कि भाई अभिक्रिया का वेग देखो हर जगह पर समान है, उसका मात्रक समान रहेगा, लेकिन आपका विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग इस तरह की बात करेंगे तो उसका मात्रक हर प्रकार की कोटि के लिए बदलता हुआ चलता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँगा ज़रूर सॉल्व करना, आराम से एक बेसिक लेवल का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और आज के जो डीएसए है उसके अंदर भी आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आगे वाले पार्ट में हम क्या करने वाले होंगे, आगे वाले पार्ट में हम ये आपके अलग अलग प्रकार की जो कोटि की जो अभिक्रिया है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके फॉर्मूलेज देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले आते हैं और कैसे कैसे आप उनको ईजी वे में याद भी कर सकते हो, वो सारी बातें हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हालांकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम अपने नेक्स्ट वीक में ही इसको हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये मत सोचना चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है असल में ये, ठीक है। थ्योरी पार्ट इसके अंदर कम है,
कम पॉइंट्स हैं, चैप्टर इजी है और फास्ट चैप्टर है थोड़ा सा, तो आप आराम से एक स्पीड मेंटेन करते हुए भी इसको आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अगले वीक तक मोस्टली फ्राइडे या उससे पहले फ्राइडे तक, तो आराम से फ्राइडे तक खींचेंगे इसको थोड़ा सा। तो 5 दिन आराम, देखो किसी भी चैप्टर को कम से कम यार 5 या 6 दिन तो देने चाहिए आई थिंक अपने को, है ना। तो थोड़ा चैप्टर की इज्जत रहती है, चैप्टर की मर्यादा रह जाती है। ठीक है, तो 5-6 दिन तक इस चैप्टर को हम रखेंगे ओवरऑल, और ये चैप्टर हम पूरे क्वेश्चन के साथ फ्राइडे तक बाइंड अप कर चुके होंगे। ठीक है, जिसके बाद फिर हम ना अगले वीक से नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो वही ना, तो सिलेबस का अगर तुम्हें लगे किसी को कि भैया सिलेबस स्लो चल रहा है, कैसे होगा, तो तुम्हें आइडिया पता चल रहा है कि एक वीक के अंदर भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 6 दिन चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर इजी भी होते हैं, फास्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके पास वो सारी नॉलेज पर उस एक अंतराल के अंदर आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए फिर मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सवाल था, क्योंकि मुझे याद है एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब पहले हम दे लेते हैं। ठीक है, हाँ, शतम कोटि की अभिक्रिया भी होती है, शतम कोटि की अभिक्रिया होती है, वो प्रथम कोटि के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, ओके, डीएसए नंबर 10 में तीसरे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि विषम अनुपातन अभिक्रिया के कारण जलीय विलयन में Cu+ आयन स्थायी नहीं है, Cu+ आयन के विषम अनुपातन के लिए E0 का मान क्या होगा। ओके, तो ये तो हमने निकाले लिया आई गेस। देखो यहाँ पे पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पता है क्या, आपको पता करना पड़ेगा कि देखो आपका जो कॉपर+ आयन है वो विषम अनुपातन अभिक्रिया देता है, तो ये कॉपर +2 में बदलेगा और आपके कॉपर को बनाएगा। तो देखो एक तरफ ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, एक तरफ ऑक्सीकरण में कमी हो रही है। अब आप समझिए क्या तरीका करना है, तो आपको इन दोनों के लिए वैल्यू दी होगी अलग से, या कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे देखो दी हुई है, उस दी हुई मात्राओं के आधार पर पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, फिर आपको रिएक्शन ये बनानी पड़ेगी, उस दौरान जो भी चेंज आएगा उससे अगेन गिव्स मुक्त ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट लगाना, हर आप इसको सॉल्व कर जाओगे। इतना सही टास्क है। अरे तो सिंपल वाला पार्ट था, इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से यार, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो। हाँ चलिए, तरीका पता चल गया। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती थी बस, असमानुपातन अभिक्रिया। तो असमानुपातन में देखो कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा नहीं पता हो तो सोचना कि ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा भी या घटेगा भी, सेम तो नहीं रहेगा। तो कॉपर तो हमारे पास इन टोटल 3 प्रकार का ऑक्सीकरण दिखा सकते हैं, तो 0 रहेगा या +1 या +2। ठीक है, वैसे ही हम धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो डी ब्लॉक तत्वों तक जब आप पहुंचोगे तो ये वाला पार्ट आपको हमेशा पता रहेगा। ठीक है, तो तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाओगे चाहे नहीं भी पता हो। ठीक है, क्लियर? तो इस वाले को ट्राई करना सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिर मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा। अब हम मिलेंगे सोमवार को